रेट कंट्रोलिंग का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से आपका क्या मतलब है? इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी अचीव्ड इफ क्रिटिकल और की पॉइंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड क्लोज अटेंशन इज डायरेक्टेड टू एडजस्टमेंट एट दीज पॉइंट। इफेक्टिव कंट्रोल से आप क्या समझते हैं? इफेक्टिव कंट्रोल को एक मैनेजमेंट तभी अचीव कर पाती है जब उसको अपने प्रोसेस की क्रिटिकल और की पॉइंट्स पता है और उसको लगता है कि इन पॉइंट्स की वजह से उन प्रोसेसिंग में या ओवरऑल प्रोडक्शन में कुछ इफेक्ट हो सकता है, तो उनको अच्छे से मॉनिटर करके उनको एडजस्ट कर लेती है, उनके लिए पहले ही बैकअप प्लान बना लेती है। तो इन चीज़ों का जो मैनेजमेंट ध्यान रखती है, छोटी छोटी चीज़ों का, छोटी छोटी क्रिटिकल चीज़ों का जब ध्यान रख के कोई भी एक्शन लिया जाता है तो वो किसके अंडर आता है? दैट कम्स अंडर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। इसको कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी कहा जाता है। According to this principle, only significant deviations from the standard require management's attention as they constitute exceptions. इस principle के according क्या होता है? जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसके क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज में ही थोड़ा सा बदलाव करके उसको सही कर दिया जाता है बिना पूरे प्रोसेस को चेंज करे, तो वो क्या कहलाता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। An attempt to go through all deviation tends to increase the workload. हर डेविएशन, हर जहाँ पे भी जो भी रुकावट आई है, जिस भी एरिया में प्रोडक्शन में कमी हुई है, उन सबको देखने में क्या हो जाएगा? बहुत टाइम चला जाएगा और वर्कलोड भी मैनेजर का इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम क्रिटिकल और की पॉइंट्स जो होंगे उस प्रोसेस के, उस प्रोडक्शन यूनिट के, उनको अगर मद्देनजर रखे कुछ चेंजेस करेंगे तो क्या होगा? जल्दी से समाधान भी मिल जाएगा और हमारी प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी? एज पर दी सेट स्टैंडर्ड हो जाएगी। तो ये होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि सारी चीजों को ठीक ना करते हुए जो मेन चीज है जिसकी वजह से ज्यादा लॉस होने के चांसेस है, ज्यादा प्रोडक्शन में डेविएशन आने के चांसेस है, उसको ही आप करेक्ट कर दीजिए। इससे आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, इफ पोस्टल एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 20%, अगर पोस्टल एक्सपेंसेस, डिलीवरी चार्जेस आपके 20% से इंक्रीज हो गए हैं, द डेविएशन इज टू इनसिग्निफिकेंट टू रिक्वायर मैनेजरियल अटेंशन। तो इस पे मैनेजमेंट का ध्यान जो है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, इफ लेबर कॉस्ट राइज बाय 20%, वहीं लेबर की कॉस्ट बढ़ गई है 20% से, दे शुड रिसीव इमीडिएट मैनेजरियल अटेंशन। तो इस चीज को, ऐसी प्रॉब्लम को मैनेजमेंट की तुरंत ही निगरानी की जरूरत होती है। तो ये क्या कहलाता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। The principle of management by exception implies that minor deviation from the standard may be ignored or given less attention. जो principle है मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन का, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का, वो बताता है कि जो छोटी छोटी रुकावटें, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप फिर भी एक पल को इग्नोर कर सकते हो या उनको थोड़ी सी कम अटेंशन दे सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, उनको आपको टाइम रहते, एफर्ट रहते और एनर्जी रहते ही रिजोल्व कर लेना चाहिए, वरना आपका जो सेट स्टैंडर्ड है वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा, आता है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। क्या टेक्निक है कंट्रोलिंग की? दो तरह की टेक्निक्स में डिवाइड है। एक ट्रेडिशनल टेक्निक जो पहले से चली आ रही है और एक मॉडर्न टेक्निक जो टाइम के साथ साथ डेवलप की गई है। इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। मॉडर्न टेक्निक में पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल डेटा एंड रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल आ जाता है। वहीं मॉडर्न टेक्निक में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, मैनेजमेंट ऑडिट, पीईआरटी, सीपीएम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाता है। अब हम इनको पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होते क्या है। तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रेडिशनल टेक्निक का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन। It allows the management to gather first-hand knowledge, but it is time-consuming and not applicable to all types of jobs. Personal observation क्या होता है? जब मैनेजमेंट खुद फर्स्ट हैंड नॉलेज गेन करती है अपनी प्रोडक्शन यूनिट से या अपने एम्प्लॉयज से। ये क्या है? बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और हर तरह की जॉब्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो आता है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रेजेंट्स मैनेजर्स विद द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस इन फॉर्म ऑफ एवरेजेस, परसेंटेज, रेशियो, कोरिलेशन एंड सो ऑन।
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है, इसमें मैनेजर्स रिप्रेजेंट करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन की है, उसको एवरेज में बता देंगे, परसेंट में बता देंगे, या रेशो में, या पास्ट ईयर के रिलेशन में उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वो क्या होता है? स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। जब नंबर्स में किसी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है पूरे प्रॉपर डेटा के साथ, तो दैट कम्स अंडर स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। ब्रेक इवन एनालिसिस, it is a method of determining the link between expenses, volume and profit. break even क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहाँ पे टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट के इक्वल रखा जाता है और जहाँ पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है फर्म को, ऐसी कंडीशन आ जाती है, दैट कम्स अंडर ब्रेक इवन एनालिसिस। अगर ये भी कंडीशन है एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सेटिस्फाइड होती है। लेकिन अगर पॉइंट थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है, उनको लॉस ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉफिट होता है तो बेनिफिट ही है, बट अगर थोड़ा सा भी पॉइंट इधर उधर हो जाता है और टोटल कॉस्ट ज्यादा होती है, टोटल रेवेन्यू से प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन पैसा जो लगा है वो ज्यादा लग रहा है, तो क्या होता है? मैनेजमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि उनका जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो क्या आ जाए? नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में आ जाए, या फिर उनको प्रॉफिट होने लग जाए। नेक्स्ट आता है बजटरी कंट्रोल। इट इज अ मैनेजमेंट कंट्रोल स्ट्रेटजी इन विच ऑल एक्शंस आर शेड्यूल्ड इन एडवांस एज बजट्स एंड एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर टू बजटरी स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है? मैनेजमेंट सारी स्ट्रेटजी बजट को ध्यान में रख के बनाती है कि हमारा मार्केटिंग का इतना बजट होगा, प्रोडक्शन यूनिट का इतना बजट होगा, पैकेजिंग यूनिट का इतना बजट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जब आपके सेट स्टैंडर्ड और एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है, दैट कम्स अंडर बजटरी कंट्रोल। टाइप्स ऑफ बजट, सेल्स बजट होता है जो सेल्स के लिए लगता है, प्रोडक्शन बजट की कितना पैसा हम प्रोडक्शन में यूज करेंगे, मटेरियल बजट कितने का हमारा रॉ मटेरियल आएगा, कैश बजट कितना हमें कैश अपने हाथ में रखना है, कैपिटल बजट कितनी कैपिटल हमारे पास होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट की हमें जो स्टडी करनी है मार्केट की, किस प्रोडक्ट की डिमांड है किसकी नहीं है, किस तरीके से हमें सामान को परचेज करना है, किस तरीके से हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करनी है, उसके लिए भी तो पैसा लगता है ना, उसके लिए भी तो बंदे हायर करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए भी अलग से बजट बनाया जाता है। एडवांटेज ऑफ बजटिंग। अब बजटिंग की क्या एडवांटेज होती है? असिस्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में बहुत बड़ा योगदान होता है बजट का। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयज विद द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। जब एक एम्प्लॉय को बजट दे दिया जाता है कि इतना बजट है, इसी में आपको अच्छा प्रोडक्शन भी करके दिखाना है और हो सके तो कंपनी को बचा के भी दिखाना है, प्रॉफिट भी अर्न करके दिखाना है, तो एम्प्लॉय क्या हो जाते हैं? वो इंस्पायर हो जाते हैं। असिस्ट इन द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो हेल्प करता है बजटिंग अपने रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने में। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न टेक्निक। सबसे पहला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI is a technique for determining whether invested capital was effectively employed to generate a decent level of return. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कि जितना पैसा एक ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया है, क्या उसको उतना या उससे ज्यादा अर्न हुआ भी है या नहीं। अगर उतना या उससे ज्यादा अर्न हुआ है तो इट इज टर्म्ड एज कि ओके हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाज गुड। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या करना पड़ता है? कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजीज लेके आनी पड़ती हैं जिससे वो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकें। Zero based budgeting. It refers to the controlling technique where budget is formed from scratch and not referring to the previous budget. Zero based budgeting क्या होता है? जब हर ईयर का एक न्यू बजट लेके आया जाता है, न्यू बजट दिया जाता है हर डिपार्टमेंट को और उसके अकॉर्डिंग करंट कंडीशन को जज किया जाता है, या करंट कंडीशन के बेस पे वो बजट क्रिएट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो बेस्ड बजटिंग। वरना मोस्टली क्या होता था कि लास्ट ईयर अगर ए यूनिट का 4000 बजट है तो इस ईयर भी हम क्या करेंगे? 4000 देंगे। ये नहीं देखा जाता था कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, मार्केट में किस चीज की सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है। तो इसीलिए इस टेक्निक को डेवलप किया गया और बोला गया कि हर टाइम के बजट को आप स्क्रैच से उठाओ, स्टार्टिंग से उठाओ, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन क्या होती है? बढ़ती घटती रहती है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। In this, various responsibility centers are set up to enforce the responsibility control system. कौन कौन से सेंटर है? कॉस्ट सेंटर है। कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर दिया जाता है जिसमें खर्चा लिखा जाता है कि कितना पैसा लगेगा, कितना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दिया जाएगा, कितना ऑपरेशनल एक्सीलेंस को दिया जाएगा, कितना कस्टमर सर्विसेज को दिया जाएगा। तो वो किसके अंडर आता है? कॉस्ट सेंटर के अंदर आता है। नेक्स्ट रेवेन्यू सेंटर। ये क्या होता है? जब रेवेन्यू जनरेशन को डिवाइड कर दिया जाता है कि हमें ग्रोस प्रॉफिट कहाँ से कमाना है और रेवेन्यू हमें कितना मंथली अर्न करना है, ईयरली अर्न करना है,
तो उसमें क्या आता है, हमारा किसका दिमाग होता है, वो रेवेन्यू सेंटर का होता है। नेक्स्ट प्रॉफिट सेंटर। अब रेवेन्यू अर्न किया है तो एक कंपनी के पास दोनों चीजें होती हैं, उसको रेवेन्यू, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो उसके पास एक्सपेंसेस भी होंगे ना। तो प्रॉफिट सेंटर करता है कि कितना प्रॉफिट हमने जनरेट किया है आफ्टर सेलिंग और कटिंग कॉस्ट, सब कुछ निपटाने के बाद कितना बचा है, वो किसके अंडर आता है, प्रॉफिट के लिए। ये मोस्टली कौन से डिपार्टमेंट को दिया जाता है, मोस्टली ये मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स के निगरानी के लिए बनाया जाता है। इन्वेस्टमेंट सेंटर, it is responsible not only for profit but also a center's investment. Human resources and marketing department are example of department that makes up cost center. Investment center क्या, कंपनी को अर्न करना है तो कंपनी को पैसा इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है, मार्केटिंग की स्टडी में जाती है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी में जाती है। इन सब की स्टडी के लिए जो अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंडर आता है, सेंटर्स क्रिएट किए जाते हैं, दैट इज टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट सेंटर। मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, एक सिस्टमैटिक मैनर से मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट किया जाता है। एक इंटरनल ऑडिट भी होता है कि अंदर ही ऑडिटर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो ऑडिट करते हैं, और कुछ एक्सटर्नल भी होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी आके आपके परफॉर्मेंस को जज करते हैं, कॉस्ट कटिंग को जज करते हैं, और आपके प्रोडक्ट की भी क्या करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है पीईआरटी एंड सीपीएम। पीईआरटी क्या होता है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, एंड सीपीएम क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल होते हैं प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स के। अगर एक प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे स्टेप्स हैं उसके अंदर, तो ये दो टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती है। These strategies are particularly beneficial for planning, scheduling and implementing time-bound projects that require the execution of range of complicated, diversified and linked tasks. ये उन टास्क के लिए या उन प्रोडक्शन यूनिट के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिनके पास एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट आता है कि 6 मंथ के अंदर आपको इतना प्रोड्यूस करना है, 2 मंथ के अंदर आपको इतना प्रोड्यूस करना है। मोस्टली लगा लीजिए ये जो हमारे कॉटन के कपड़ों की यूनिट हैं और वुलन के जो कपड़े होते हैं उनका क्या होता है, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स लगा लीजिए। तो उसकी जो कैलकुलेशन करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, पीईआरटी और सीपीएम के अकॉर्डिंग की जाती है। और उन प्रोसेस के लिए भी जिनका जो प्रोसेस स्ट्रक्चर है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें भी सीपीएम या पीईआरटी को यूज किया जाता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लास्ट जो आता है, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। ये कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन होता है जो सारा डाटा प्रोवाइड करता है या सपोर्ट करता है मैनेजर्स को, ताकि वो अच्छा डिसीजन ले सके इन फ्यूचर। ये क्या करता है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है मैनेजमेंट के, और सारे प्लानिंग और कंट्रोलिंग में भी ये हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि सारा डाटा आपको एक ही जगह पे अवेलेबल मिल जाता है। तो ये क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेनिफिट्स होते हैं। और प्लस ये वैल्यू करता है मनी को भी, आपके बुक कीपिंग के टास्क को कम करता है। सारी इन्फॉर्मेशन जब कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर ही हो जाती है तो आप इजीली, आपको हर टाइम वो अवेलेबल भी हो सकती है। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 8 का ही टॉपिक बजटरी कंट्रोल को कंप्लीट करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।